गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले चालू करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 की कहानी चालू करते हैं। सर हु आर कॉम्पिटेंट पर्सन टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे को बताइए कितने जन कॉम्पिटेंट है? 3। सबसे पहले द पर्सन शुड बी माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। सेकंड, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो मैं उल्टा बोलूं, उल्टा बोलना है। हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर एंड साउंड माइंड एंड द पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? तो पहले बात करते हैं माइनर केस में। माइनर केस में ओके, माइनर केस में अगर मेजॉरिटी अटेंड कर ली तो बात खत्म है, लेकिन अगर माइनर ने कांटेक्ट किया तो उसकी पोजीशनिंग क्या होगी? तो सबसे पहले लॉ रिलेटिंग टू माइनर और पोजीशनिंग ऑफ माइनर। इजी आंसर है, आराम से ध्यान रखना। वापस सर यहाँ पर टोटल अपन 14-15 पॉइंट कुछ है माइनर के। ये 15 पॉइंट कभी भी एक साथ में लिखने को नहीं आएंगे, इसमें से कोई एक पॉइंट आएगा, 2 मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, सारे पॉइंट अच्छे से रखना। कुछ कुछ पॉइंट आगे पीछे कवर होने वाले, लेकिन लॉजिकली दिमाग में बैठा लेना। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। आई होप याद होगा, वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आई होप याद होगा, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। माइनर को इन्होंने लोन दिया था। ओके, लोन देने के बाद इसने इसने मतलब लोन देने के लिए बोला था उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे और लोन की वैल्यू थी 20,000। लोन की वैल्यू कितनी थी? 20,000। लेकिन मोरी बीबी ने ओके पैसे दिए 8,000। ओके, और मोरी बीवी ने 8,000 देने के बाद धर्मदास घोष ने मना कर दिया। ओके, ये बोल कर दिया कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है। मोरी बीवी ने बोला तूने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एक्सेप्टेंस हो गया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना गया? वॉइड एब इनिशियो। तो प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी गई थी, क्या गिरवी रहेगी? नहीं। दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडेबल। तो मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज अगेन ए केस स्टडी वेयर माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। सर क्या ऐसा हो सकता है माइनर मेजर बनने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना देवे? आंसर इज नो। रेटिफिकेशन नॉट पॉसिबल। रेटिफिकेशन नॉट पॉसिबल आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। वापस बोलो, रेटिफिकेशन नॉट पॉसिबल आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। ठीक है, बढ़िया। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या ऐसा हो सकता है माइनर कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट के लिए हो सकता है? आंसर इज यस। एग्जांपल इसका बताता हूं। ओके, मैंने और विनोद सर से मैंने लोन दिया था और लोन के सामने मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी। विनोद सर ने बोला भाई साहब ये प्रॉपर्टी ना अश्वथ के नाम पे गिरवी रख। यानी कौन किसके नाम पे प्रॉपर्टी जा रही है? अश्वथ, वो इज ए माइनर, विनोद सर का लड़का। तो अब टेक्निकली ये जो माइनर के नाम पे है, अगर कल मैं लोन रीपे नहीं किया तो क्या अश्वथ इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है? यस। तो माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी। आई होप ये समझ में आ रहा है। और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी इमेजिन करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने ड्रॉ किया, तू ड्रॉई, मैं ड्रॉवर हूं, तू ड्रॉई है, और मैं पेई बनाता हूं माइनर को। क्या पेई माइनर हो सकता है? यस। ओके, क्या पेई केस कर सकता है? यस। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, टेक द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एग्जांपल आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक एग्जांपल आपके बुक में मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली याद करने के लिए इजी है। उसके बाद कैन माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी? यस। अगर तुम्हें माइनर चुमू बनाता है और उसके हिसाब से बाद में बोलता है मैं माइनर हूं, ओके, डूब गए पैसे, कुछ होने वाले नहीं। हाँ, जितने उसे खर्च नहीं किए वो रिकवर कर सकते हो, और उसने अगर खर्च किए हुए और वो नेसेसरी के लिए है तो 68 के अंदर वो नेसेसरी रिकवर कर सकते हो फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ओके, ऐसा भी नहीं हो सकता बड़ा होने के बाद उसे रिकवर करोगे। बड़ा होने के बाद भी कॉन्सेप्ट खत्म, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो एंड रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बढ़िया। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, सर ये सेक्शन कौन सा कवर करता है? सेक्शन 68। 68 अगर आपको याद होगा, 68 में ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएगा। ओके, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी ये पॉइंट कवर है। ओके, क्या माइनर की एसेट लायबल होगी? यस, लेकिन 2 कंडीशन होनी चाहिए। सर 2 कंडीशन क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर सपोर्ट हिज स्टेशन ऑफ लाइफ। याद आया क्या? उसके स्टेशन ऑफ लाइफ के लिए गुड्स होने चाहिए, तब काम आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके पास वो सफिशिएंट सप्लाई में नहीं होना चाहिए। तुमने उसके लैपटॉप दिया, ऑलरेडी 10 लैपटॉप उसके पास पड़े हैं, तुम उसके प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए तुमने लैपटॉप दिया, क्या रिकवरी हो सकती है? यस। लेकिन मेक इट श्योर, जब मैं ये 5वां बता रहा हूं तो मेक इट श्योर एकदम क्लियर कट, जितना प्रॉपर्टी में पैसा है उतना ही रिकवर हो सकता है। अगर मैंने तुझे एजुकेशन के लिए पैसा दिया है 10 लाख और तेरी प्रॉपर्टी 5 लाख की है, तो कितनी रिकवरी कर सकता हूं? 5 लाख। सर वो 5 लाख तू बड़ा होने के बाद रिकवर कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं ये समझा चुका हूं, रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, क्या माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस। लेकिन याद रखना ये गार्डियन कितना एनफोर्सेबल है। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के थ्रू कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ने अगर गार्डियन अपॉइंट किया आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किसकी परमिशन लगेगी? कोर्ट की। अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, करनी है, तो इसके लिए क्या अप्रूवल लगेगा? कोर्ट का। तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट माइनर पे बाइंड नहीं है। ये किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए? माइनर के बेनिफिट के लिए, याद रखिए। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर को कभी भी नहीं बोल सकते तो परफॉर्म कर। सेक्शन 37 माइनर पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 37 याद है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये माइनर पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, इंसॉल्वेंसी, माइनर जिंदगी में इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। पार्टनरशिप, कैन माइनर बिकम ए पार्टनर? नो, बट कैन माइनर बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? यस। सेक्शन कौन सा है? 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, याद है क्या बड़ी?
कैन माइनर बिकम एन एजेंट? आंसर इज यस सर। सेक्शन 183, 182, 183, 184। 182 क्या बोलता है? सेक्शन 182 बोलता है भाई प्रिंसिपल कौन एजेंट कौन। 183 कौन बोलता है प्रिंसिपल कौन नहीं बन सकता। 184 बोलता है एजेंट माइनर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने एजेंट माइनर रखा होगा तो एजेंट, उस एजेंट को आप पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल हमेशा रिकॉल करने का बड़ी, मैंने ये घड़ी बेचने बोली थी, मैंने बोला 5 लाख के नीचे तू बेचेगा नहीं, तू माइनर है, और तूने 3 लाख में बेच दी, क्या मैं 2 लाख तुझसे रिकवर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि माइनर से लायबल नहीं होगा। पर कैन माइनर बिकम एन एजेंट? यस, माइनर को एजेंट से रोकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर कैन माइनर बिकम ए, कैन माइनर बाइंड ए पेरेंट और गार्डियन? नो, अनलेस अनटिल पेरेंट एंड गार्डियन के बिहाफ पे वो माइनर क्या एक्ट कर रहा है? एजेंट। मैंने आपको समझाया था अभी एजेंसी के टाइम पे, अगर बाई चांस आप जा रहे हो और बोला पप्पा ने, मतलब माइनर हो आप, और माइनर बोल रहा है पप्पा ने ये मंगाया और वो सामने वाले ने गुड्स क्रेडिट पे दे दिया, क्या पप्पा लायबल है? यस, क्योंकि माइनर ने किसके बिहाफ पे मांगा? पप्पा के बिहाफ पे। लेकिन अगर एग्जांपल रितिका माइनर है, मेरी डॉटर, अब डॉटर जाती है लैपटॉप खरीदती है और लैपटॉप खुद के लिए खरीदती है, खुद की पढ़ाई के लिए खरीदती है, वो मेरे को लायबल नहीं कर सकती। लेकिन उसने बोलती है पप्पा ने लैपटॉप मंगाया पप्पा के लिए, तो मेरे को बताओ क्या मैं लायबल हूं? यस, क्योंकि रितिका ने लैपटॉप खरीदा किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। तो रितिका क्या बनी? एजेंट। तो कैन ही बाइंड द पेरेंट्स? आंसर इज यस, ओनली इफ शी इज वर्किंग लाइक एन एजेंट। ये ध्यान रखने का। ज्वाइन कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, हु इज लायबल? एडल्ट इज लायबल, माइनर इज नॉट लायबल। ओके, कैन श्योरिटी बी देयर? माइनर क्या श्योरिटी माइनर बन सकता है? आंसर इज नो, लेकिन गारंटर बन सकते हो, श्योरिटी बन सकते हो फॉर अ माइनर। यानी एग्जांपल, ओके, श्योरिटी गारंटर का अगर आपको किस्सा याद है तो अपने एग्जांपल में ध्यान रखने का। विनोद सर इज गारंटर टू ए बैंक एंड आई एम द पर्सन हु इज ए डेटर फ्रॉम द बैंक। तो बैंक मुझे पैसा कब देगी? जब विनोद सर गारंटी देंगे। अब इमेजिन करो, ओके, अगर विनोद सर की जगह अश्वथ है गारंटर, अश्वथ मतलब माइनर है, बैंक कैसे रिकवर करेगी पैसा? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो गारंटर कैन नॉट बी माइनर। लेकिन क्या विनोद सर, ओके, आदित्य बैंक के पास गया, आदित्य ने बोला मेरा बेटा, ओके, जो माइनर है वो जाता है, बोलता है लोन चाहिए, ओके, आदित्य जाता है बैंक के पास लोन चाहिए और बोले गारंटर लाओ, और विनोद सर गारंटर बनते हैं, क्या विनोद सर मतलब आदित्य के लिए लोन दे के लिए गारंटी दे सकता है? यस, ओके, दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट श्योरिटी guarantor for a minor in contract of guarantee when adult stands surety for minor then he is liable to whom? Third party, क्योंकि minor तो कभी liable ही नहीं होने वाला है। Okay. Minor is shareholder. Can minor become a shareholder? Answer is no. लेकिन अगर fully paid up share है और उसको ट्रांसमिशन हुआ रहेगा, if remember transfer और ट्रांसमिशन, तो वो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन साइन कौन करेगा? गार्डियन। ये याद रखना है। तो पहला पॉइंट दिमाग में रख लो, माइनर कैन नॉट बिकम ए शेयर होल्डर, माइनर कैन नॉट बिकम ए शेयर होल्डर। लेकिन ओके, कोई अगर शेयर फुल्ली पेड अप है और ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के थ्रू मिला है तो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, किसके नाम से? गार्डियन के नाम से। ये ध्यान रखना। एंड लास्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी फॉर थॉट्स। सर थॉट्स मतलब सिविल रॉन्ग। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये भी सिविल रॉन्ग है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ थॉट्स किया होगा तो माइनर लायबल होगा। एग्जांपल, ओके, मैंने तुम्हें बोला था तुम मेरा घोड़ा लेके जाओ और घोड़े के सामने 50,000 भाड़ा दे दो। तुम घोड़ा लेके गए, ओके, पर्सनल पर्पस के लिए घोड़ा लेके गए, तुमने घोड़े को लगा दिया, ओके, रेंट पे या दोस्त को दे दिया और घोड़ा मर गया। अब घोड़ा जो मर गया उसके लिए लायबल तू रहेगा, लेकिन तू मेरे को 50,000 भाड़े के नहीं देगा, तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर लायबल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसने कुछ सिविल रॉन्ग किया है, क्या माइनर लायबल है? यस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप सेक्शन 11 माइनर का कॉन्टेक्स्ट सबके लिए क्लियर है। ये होने के बाद आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मेरा क्वेश्चन है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का सेक्शन क्या था? सेक्शन 12। सेक्शन 12 याद रख लीजिए। सर ये कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते? तो इसका आंसर इजी था। अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड यूजुअली कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड द पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड यूजुअली कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। ये दोनों पॉइंट आपको देखने में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पर्सन हु इज ऑफ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ओके, कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब बीमार हो गया, दारू पी लिया वगैरह वगैरह समथिंग किया, तो ये नहीं कर सकता। और जो पागल है वो कब कर सकता है? जब वो नॉर्मल स्थिति में आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ये अपन फॉरेन कंट्रीज जिसके साथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, ओके, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। भारत माता की जय। तो मेरे को बताओ सेक्शन 11 12 क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13 का बोलता है, 13 बोलता है कंसेंट। सर कंसेंट मतलब क्या होगा? टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और ये कंसेंट का डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आगे जाऊंगा। पर पहला पॉइंट है फ्री कंसेंट कब माना जाएगा? फ्री कंसेंट कब होगा? तो सेक्शन 13 इज कंसेंट, सेक्शन 14 इज फ्री कंसेंट। जब वो कंसेंट किससे नहीं आया? 5 चीजें से। 5 चीजें क्या? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये 5 चीजों से नहीं हुआ तो कंसेंट क्या माना जाएगा? फ्री कंसेंट। ओके, उसके बाद आता है सेक्शन 15। ओके, तो 13 14 15। 13 इज कंसेंट, 14 इज फ्री कंसेंट। अब आता है 15, दैट इज कॉल्ड कोर्शन। Okay, it's coercion. 15 is coercion. 15 is coercion. 16 is undue influence. 17 is fraud. 18 is misrepresentation. 19 is effect of coercion.
fraud, misrepresentation, and 19A is effect of undue influence. 20, 21, 22, okay, is mistake. 20 is bilateral, 21 is mistake of law, 22 is unilateral mistake. इस केस में ध्यान रखना है. Is that point clear? तो पहले बात करते हैं सर कोर्शन का. सर कोर्शन का डेफिनेशन आपने रट लेना चाहिए, बात खत्म है. कोर्शन का डेफिनेशन पूरा रखा हुआ है. ओके सर, कोर्शन क्या है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट. यानी उस बंदे को मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, या तो धमकी दे रहा हूं या तो एक्चुअली कमिट कर रहा हूं, ओके, या तो कुछ उसको डिटेन कर रहा हूं उसकी प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी डिटेनिंग प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था इवन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नथिंग बट ए प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी डजंट मींस ओनली फिजिकल इमूवेबल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब उसके गुड्स. अगर मैं उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी मेरे पास डिटेन करता हूं और वो अनलॉफुली डिटेन करता हूं. कैसे डिटेन करता हूं? अनलॉफुल. देखो प्लेज हुआ, तू पाउनर है, मैं पाउनी हूं. ओके, तूने मेरे पास पैसे दे, मैंने तेरे को पैसे दिए, तूने मुझे गुड रखे. अब मेरे को बताओ तू पैसे रिटर्न नहीं कर रहा और मैं तेरी प्रॉपर्टी पे लीन रख रहा हूं, क्या चलेगा? यस. ये डिटेनिंग कैसा है? अनलॉफुल या लॉफुल? लॉफुल. या अनलॉफुल डिटेनिंग नहीं है. ये कौन सा डिटेनिंग है बड़ी? अनलॉफुल. सॉरी, लॉफुल डिटेनिंग है, अनलॉफुल डिटेनिंग नहीं है. समझा? तो यहां पर क्वेश्चन में कौन सा डिटेनिंग है? अनलॉफुल. और ये तुमने क्यों किया? ताकि मैं किस में एंटर कर सकूं? एग्रीमेंट. दिस इज कॉल्ड कोर्शन. ओके, कोर्शन की कहानी को ध्यान रखना है. सर इफेक्ट ऑफ कोर्शन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ कोर्शन आपको दो सेक्शन में कवर करना है. एक है सेक्शन 19 में और एक है सेक्शन 72 में. 72 में आपको जो भी पैसा मिला होगा कोर्शन के थ्रू वो पैसा वापस देना पड़ेगा. एंड 19 में कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो आप? वॉइडेबल. कंपल्सरी वॉइड करना ऐसा नहीं है. क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. ओके, दैट द पार्टी. एंड मनी और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्शन मस्ट रीपे. ये सेक्शन 72 है. ये सेक्शन 72 आ जाता है. आई होप ये पॉइंट क्लियर है मालिक. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो इधर नहीं लिखा हुआ है लेकिन लॉजिकली मेरे ख्याल से सबके दिमाग में बैठा हुआ है. क्या सुसाइड करना एक कोर्शन है? आंसर इज यस. सुसाइड करना कोर्शन नहीं है, सुसाइड की धमकी देना इज ए कोर्शन. सुसाइड करने के बाद तो वो बंदा मर चुका है, उसके अगेंस्ट क्या ही कर सकते हैं. लेकिन सुसाइड की धमकी देके, ओके, मैंने क्या किया, एक हस्बैंड है उसने सुसाइड की धमकी दी और प्रॉपर्टी सारी वाइफ और बच्चे से अपने नाम पे कर ली. ओके, बाद में वाइफ और बच्चा दोनों कोर्ट में गए और बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है. क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकता है? यस, क्योंकि सुसाइड की धमकी देना इज ऑल्सो ए कोर्शन बिकॉज दैट एक्ट इज फॉरबिडन बाय आईपीसी. ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा. कोर्शन आई होप क्लियर है बड़ी. कोर्शन में डैमेजेस क्लेम नहीं हो सकते. कोर्शन में खाली क्या क्लेम हो सकता है? वॉइडेबल. ये ध्यान रखना. इसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. सर अनड्यू इन्फ्लुएंस की कहानी तो तोड़े मालिक. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब पहले तो याद रखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? रिश्ता. उसमें से एक पार्टी क्या होनी चाहिए? डोमिनेट. वो डोमिनेट करके दूसरे पार्टी का क्या होना चाहिए? अनड्यू एडवांटेज और अनफेयर एडवांटेज उठानी चाहिए, तब जाके अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? तो सर सबसे पहले डेफिनेशन को क्लोज करो. सेक्शन 16 क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of other and he uses the position to obtain unfair advantage. तो सर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे? तो भाई साहब ये जो मैंने अभी आपको बताया यही तो एसेंशियल एलिमेंट है. सबसे पहले दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन. उसमें से ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? डोमिनेटिंग करने के चार तरीके. सबसे पहला रियल एंड अपेरेंट तरीका, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन. ओके, फादर एंड सन. हस्बैंड एंड वाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ लेकिन फादर एंड सन ये रियल एंड अपेरेंट है. रियल एंड अपेरेंट. लेकिन इसके साथ में और एक रिलेशनशिप है, कौन सा? फ्यूडिशरी. तो फ्यूडिशरी मतलब कौन सा वाला? ट्रस्ट वाला पॉइंट. ओके, ये भी रिलेशनशिप आएगा. टीचर एंड स्टूडेंट इज नथिंग बट फ्यूडिशरी. ओके, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट इज नथिंग बट फ्यूडिशरी. वो रियल एंड अपेरेंट में भी जा सकता है. डॉक्टर एंड पेशेंट भी रियल एंड अपेरेंट एंड फ्यूडिशरी भी आ सकता है. बट नेवरदलेस आपको समझना होगा फ्यूडिशरी मतलब ट्रस्ट वाला. ओके, इसके लिए मैं कॉमन एग्जांपल देता था आपको क्लास में. बाबा ने, याद है क्या अपने कृष्ण बाबा ने जो काम किया? दिस इज नथिंग बट विच रिलेशनशिप? फ्यूडिशरी. ओके, ये फ्यूडिशरी वाला कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आता है मेंटल डिस्ट्रेस. सर इसमें मेंटल डिस्ट्रेस में आपकी ठुकी हुई है, लाइफ में कुछ इंपैक्टेड है एंड डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, तो ये मेनली मेंटल डिस्ट्रेस किस में आएगा? डॉक्टर और पेशेंट. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अनकॉन्स्टिट्यूएबल बार्गेन. इसका बर्थडे हुआ था, बर्थडे होके अगले दिन क्या इसके अंदर आगे के माइनर से मेजर हो गया. ओके, तो भाई साहब अनकॉन्स्टिट्यूएबल बार्गेनिंग. इसने बार्गेनिंग किया, बरोबर किया नहीं बार्गेनिंग? अरे आई होप क्लियर है भाई. समर्थ ने बार्गेनिंग, याद रहा नाम, समर्थ बरोबर ना? नाम याद रहा भाई नाम याद रहा. समर्थ ने बार्गेनिंग बरोबर किया नहीं, अगले ही दिन पे तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूएबल बार्गेन. क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है. यस. एग्जांपल, ये गाड़ी लेके आया था, BMW लेके आया. मैं प्रोफेसर, मैं पढ़ा रहा था लॉ. ओके, ये BMW दिखाया, बोला सर देखो गाड़ी पापा ने दी है. मैं बोला दे मेरे को 10,000 ले और मेरे को दे दे BMW. ये दे दिया. बोला ले लो सर आप तो आए है. क्या इसके पापा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकते हैं? यस. अनकॉन्स्टिट्यूएबल बार्गेन. अनकॉन्स्टिट्यूएबल बार्गेन. आई होप ये पॉइंट बैठा क्या दिमाग में? तो भाई साहब ओके, तो ये मेरे ख्याल से 4 पॉइंट क्लियर है. पोजीशन टू डोमिनेट द विल. तीसरा सिनेरियो, ओके, द ऑब्जेक्ट इज टू मस्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज. ये भी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर एग्जांपल, ओके, एक टीचर है, टीचर की बेटी है और उसके सामने एक स्टूडेंट है, वो ब्राइट स्टूडेंट है, वो अपनी बेटी और उसकी बेटी भी ब्राइट है, वो दोनों की शादी करवा रहा है. क्या अनड्यू एडवांटेज है? क्या नहीं. लेकिन अगर बेटी पागल है और उस ब्राइट स्टूडेंट की शादी करवा रहा है, क्या यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज है? यस. तब कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वाइडेबल होगा. तब तक अनड्यू एडवांटेज नहीं है. आपको ये समझना है, यहां पर आप खाली पहला दूसरा मत लो,
पहला, दूसरा और साथ में क्या होना चाहिए, तीसरा। एंड अल्टीमेटली बर्डन ऑफ प्रूफ, मेरे ख्याल से ये तो है, जिसका अनड्यू एडवांटेज लिया गया है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू एडवांटेज कैसे लिया गया है। आपको प्रूव करना होगा कि भाई यहाँ पर क्या गलती हुई, कैसे अनड्यू एडवांटेज है, यहाँ पर अनफेयर कैसे हुआ आपके लिए, ये प्रूव करिए, बात खत्म। दिस आर द 4 एसेंशियल एग्रीमेंट एलिमेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये पॉइंट आपके लिए तोड़ याद रखना है। ओके यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो पोजीशन टू डोमिनेट द विल कैसे हो रहा है ये आपको लिखना होगा। अनड्यू एडवांटेज आया और उसके हिसाब से कॉन्टेक्ट क्या बताओगे, वॉइड। ओके बस याद रखना सेक्शन लिखते वक्त क्या लिखोगे, बड़ी सेक्शन इफेक्ट देते वक्त क्या लिखोगे, 19 नहीं दोगे, क्या दोगे, 19A। 19A में इफेक्ट क्या होगा ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस। 19A में दो चीज होगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइडेबल, ये तो पहला ही ऑप्शन था, लेकिन मैंने बताया था कोर्ट कुछ, अगर कोर्ट को लगा भाई कुछ पैसे और देने लेने पड़ेंगे, भले ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, पूरा 0 रुपीज नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके जो क्या बोलते हैं रैशनल होगा ऑन एग्रीमेंट के टर्म्स, उतना कोर्ट के हिसाब से देना पड़ सकता है। यानी क्या हो सकता है मालूम है, इसमें पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके वो पर कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन, कोर्ट में सीम जस्ट। आई होप ये क्लियर है भाई। ओके एग्जांपल, ये बाबा को मैं अपने जो कृष्णा केस में है, मैं ऑल टुगेदर इनकी ट्रस्ट में मैं हमेशा 2 लाख रुपए देता हूँ। ओके मैं अभी सब छोड़ छाड़ के इनकी ट्रस्ट में चला गया और मैंने इनके बाबा को मैंने कृष्णा को क्या कर दिया, कृष्णा को पूरी प्रॉपर्टी मैंने नाम पे कर दी। ओके बाद में मुझे ध्यान आया, अरे भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। ओके क्या मैं पूरी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, यस, लेकिन एक्सेप्ट कितना, 2 लाख, जो मैं हमेशा रूटीन वाइज देता हूँ। या उधर रहने का कुछ खर्चा वर्चा लगा होगा, महीना भर उसके घर मतलब रहा होगा, तो उस महीने भर में जो खर्चा हुआ रहेगा वो रिकवरी कर सकता है, किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू। दिस इज व्हाट हैपन विद रिस्पेक्ट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। यस बड़ी क्लियर है, यस। ये फ्रॉड वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसलिए मैंने अपने क्या बोला, इधर कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। ये कोर्ट को डिसाइड करने दो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा ये फ्रॉड है कि नहीं है। ओके जी आप समझने की कोशिश करो ये सारा। इसलिए 19A का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हु विल डिसाइड, कोर्ट। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे को 2 लाख भी नहीं देने हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा ना, 2 लाख क्यों नहीं देना, फिर पहले क्यों दे रहा था, तुमको पहले क्यों नहीं समझा कि भाई यार फ्रॉड है कि नहीं है। आप समझ रहे हो, ये सब तुम्हारी इंडिकेशन है। ये इसीलिए क्या कॉन्टेक्स्ट है, 19A में कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट, तुम मत डिसाइड करो, इसलिए तो 19A को कोर्ट में डाला हुआ है। आई होप क्लियर बड़ी। ओके ये होने के बाद तेरा फेवरेट सेक्शन आना चाहिए जो हुआ फ्रॉड। फ्रॉड के सेक्शन की कहानी तो भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। फ्रॉड में कौन सा, अच्छा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखना। अगर मुझे पहले से पता होगा कि ये गलत है और मैं बता रहा हूं ये सही है, इसका मतलब क्या है, फ्रॉड। मुझे इन्फॉर्मेशन जो थी उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है ये सही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन। इसका मैं एग्जाम्पल अच्छे से बता दूं। मुझे मालूम था, एग्जाम्पल अच्छे से शिद्दत से याद रखो, मुझे मालूम था गाड़ी साला अंदर से पूरी खराब है। मैंने तुमको बोला उसका कार्बोरेटर एकदम एक नंबर है, गाड़ी चलने में एक नंबर है, और तुमने उस पर रिलाई करके कांटेक्ट कर लिया, क्या था ये, फ्रॉड। लेकिन तुमने ये रिलाई कर लिया मेरे से पूछ के कि गाड़ी का ये सब कुछ है, और इसको बोल के इसी बेस पे तुमने गाड़ी आगे बेची। ओके तुमने किसको बेची, प्रशांत सर को बेची। अब प्रशांत सर ने तुमसे खरीद ली, अब प्रशांत सर तुम्हारे अगेंस्ट फ्रॉड नहीं कर सकते क्योंकि तुमको मालूम नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही नहीं थी, इसलिए तुमने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा लेयर कौन सा है। ओके आपने क्या किया है, किसने कमिट किया है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन कब होता है, फ्रॉड कब होता है। आई होप क्लियर है बड़ी। क्वेश्चन को देख के करना, क्वेश्चन में अगर आ रहा है कि भाई अमित ने तुमको बेचा और तुमको अमित ने झोल किया है तो ये फ्रॉड होगा, लेकिन अमित ने तुमको झोल मार के बेचा है और तुमने आगे किसी और को बेचा है तो तुमने फ्रॉड नहीं किया, तुमने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी अमित की वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। पहला पॉइंट है फ्रॉड का डेफिनेशन कवर कर लेने का। पहला पॉइंट है फ्रॉड किसने किस पे किया होगा, तो याद रखने का फ्रॉड करने वाला कौन होगा, या तो मैं होगा, या मेरा एजेंट होगा, या तो मेरे हाथ से किसी ने फ्रॉड किया होगा, कोनिवेंस। और ये फ्रॉड किस पे किया होगा, या तो सामने वाली पार्टी पे किया होगा, सामने वाली पार्टी का एजेंट पे किया होगा। तो पहले डेफिनेशन में याद रखना। और उसके अंदर कितनी चीजें की होगी, 5 चीजें। सबसे पहले मुझे पता था कि स्टेटमेंट और रिप्रेजेंट ये सही नहीं है, ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रू करके बता रहा हूं। सेकंड, मैंने तुझे वादा किया पर मेरा इंटेंशन क्या था, तोड़ना। तीसरा, मेरा इंटेंशन क्या था, तेरे को डिसीव करना। ओके डिसीव करना। आई होप ये क्लियर है बड़ी। चौथा, मैंने कुछ छुपाया तेरे से, एक्टिव कंसीलमेंट। एंड पांचवा, लॉ ने बोला कि ये फ्रॉड है। ये डेफिनेशन फ्रॉड का होगा, सेक्शन 17 रट लेना, बात खत्म है। फ्रॉड के लिए क्या क्या पॉइंट है, तो फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट और हिज कॉन्वेंस और बाय हिज एजेंट। ये 3 वर्ड याद रखना। और इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट, यानी मैं डिसीव किसको कर रहा हूं, 2 जन को, या तो पार्टी को और एजेंट को। ओके एंड टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द सजेशन एज ए फैक्ट, ओके व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मेरे को मालूम है। दूसरा पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग ए नॉलेज, promise made without intention to performing it। I hope ये याद रह रहा है। Any other act fitted to deceive and any act such act or omission, law बोलता है ये fraud है। भारत माता की जय। झेपा। लेकिन इसे कुछ पॉइंट्स से I hope you may recall this points as such। तो सर पहला पॉइंट क्या था, सर क्या भाई साहब, ओके जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया ये फॉल्स होना जरूरी है, यस ये फॉल्स होना जरूरी है। दूसरा, साइलेंस में नॉट बी अमाउंट टू फ्रॉड, साइलेंस में नॉट बी अमाउंट टू फ्रॉड, और एक्टिव कंसीलमेंट नॉट फ्रॉड है। पर कब होगा, तो अगर मैं चुप बैठा हूं या मैंने छुपाया हुआ है ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन
लेकिन अगर मेरी ड्यूटी टू स्पीक है या ओके मेरा साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, तब ये फ्रॉड माना जाएगा। एग्जांपल, मेरा घोड़ा पागल था और मैंने तुम्हें घोड़ा बेचा, तुमने चेक करके लेना चाहिए था, क्या वेट अटेम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, सेक्शन 16 क्वालिटी फिटनेस के लिए, मेरी गलती थोड़ा है। लेकिन अगर तेरा और मेरा रिश्ता है, ओके एग्जांपल, एक घोड़ा मैं अपनी बेटी को बेच रहा हूं, ओके यार रिश्तेदार को बेच रहा हूं, तब मेरी ड्यूटी टू स्पीक आती है, क्योंकि रिश्तेदार ब्लाइंडली विश्वास करके रिलाय करता है, तब मेरी ड्यूटी स्पीक आएगी। दूसरा, तुम मुझे पूछता है क्या ये घोड़ा पागल है और मैं चुप बैठता हूं, तो तुम मुझे बोलता है ये आप चुप रह रहे हो तो इसका मतलब ये घोड़ा पागल नहीं है। नाउ इट इज साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। तो ये दो केसेस में ये फ्रॉड माना जाएगा। आई होप ये दोनों एग्जांपल क्लियर है बड़ी। ओके ये होने के याद आया कि नहीं बड़ी। ओके द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू ए फैक्ट, ये फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। ओके ये फैक्ट होना चाहिए, याद रखना फैक्ट। और जब मैं बोलता हूँ फैक्ट है तो फैक्ट मतलब हकीकत, जो चीज पॉइंट है। ओके बेसिकली अगर आप मेरे को बोल रहे हो ओके ये गुड्स की कॉस्ट कितनी है, मैं कॉस्ट बोलूँ और वैल्यू बोलूँ, फैक्ट क्या होगा, कॉस्ट। वैल्यू कैन नेवर बी ए फैक्ट, ये याद रखिए। द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड ओके बिफोर। एग्जांपल, अगर वैल्यू और कॉस्ट का याद नहीं आ रहा है तो ये आपने पूछा है आपने कितने का फोन खरीदा है, मैंने बोला भाई यार 1.5 लाख का खरीदा है, तो ये क्या हुई, कॉस्ट। लेकिन आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू कितनी है, मैं बोला 5 लाख रुपया। ओके मैंने फ्रॉड थोड़ा ना किया है, मैंने तो वैल्यू बताई है तेरे को, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है, तो तू डिसाइड कर। तो ये फैक्ट होना चाहिए। ओके ये फैक्ट होना चाहिए। The representation should be made before the conclusion of the contract with the induced to other party। तो उसी रिप्रेजेंट की वजह से तू इंड्यूस हुआ है, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। The representation should be made with a knowledge of falsity and without a belief of truth or recklessly not caring about it point। यानी तुम्हें ऑलरेडी पता था कि ये फ्रॉड है, तुम्हें ऑलरेडी पता था ये इन्फॉर्मेशन गलत है। The other party must have ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, must have induced to act upon representation। यानी तूने मेरी गाड़ी खरीदी, मैंने बोला था ये भाई साहब सफेद कलर की गाड़ी, एकदम हीरे जैसे कलर की गाड़ी है। तू बोला गाड़ी का कलर गया तेल लेने, मुझे क्या चाहिए, ओके गाड़ी का कलर गया तेल लेने, क्या भाई हो क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है मालूम नहीं, एक मिनट इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो बेसिकली द अदर पार्टी ओके मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। यानी एग्जांपल मैंने बोली थी व्हाइट कलर की गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, मस्त है एकदम, कलर एकदम चोट चिकना है। ओके लेकिन आप बोले मेरे को गाड़ी के कलर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को गाड़ी का मशीन चाहिए, मशीन बहुत भारी चाहिए, और आपने मशीन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके और उसके बाद मालूम पड़ा व्हाइट कलर है ही नहीं, वो कलर कोई दूसरा हो रहा है, क्या उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड का केस डाल सकते हो, नहीं, क्योंकि आप इंड्यूस ही नहीं हुए थे। द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। अगर लॉस ही नहीं हुआ रहेगा तो क्या ही तुम डैमेजेस क्लेम करोगे ओके फ्रॉड के लिए। आई होप क्लियर है बड़ी। ओके इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड सेक्शन कौन सा होगा, 19 में सर इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है। पहला पॉइंट, यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, यू कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस एंड ही कैन इंसिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके यानी पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना क्या सीन कर सकते हैं। सबसे पहले कैन आई अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यस। सेकंड, कैन आई क्लेम द डैमेजेस, यस। कैन आई से आई एम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट पुट दैट इन ओरिजिनल पोजीशन, यस। एग्जांपल ओके मैं, और इसमें डैमेजेस याद रखना, कौन से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ओके कौन से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, इफ रिमेंबर ओके वी कैन क्लेम द ऑर्डिनरी डैमेजेस ओके और स्पेशल डैमेजेस इफ हैव बीन डिस्कस्ड। सर डैमेजेस क्लेम करना तो कौन सा सेक्शन लगेगा, 73 एंड 74, याद है ना बड़ी। ओके और इसके अंदर याद रखना, रिमोट लॉसेस विल नेवर बी कवर्ड। रिमोट लॉसेस, अरे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया तेरे, ये कवर्ड नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर है बड़ी। ओके तो टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ओके द रिमोट लॉसेस विल नॉट बी कवर्ड। अभी एग्जांपल ओके देखिए, जो कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा ना, डैमेजेस क्लेम करना है तो आपको डैमेज, अच्छा ये डैमेजेस भी कब क्लेम कर पाओगे, ओके एक तो पास पहला पॉइंट है आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा रहे तो ओरिजिनल पोजीशन में डालोगे तो भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर रहे हो तो भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं, डैमेजेस का, डैमेजेस इज सेपरेट कॉन्सेप्ट, सेक्शन 373 से चलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर, ठीक है बड़ी। अगला पॉइंट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। सर मिस रिप्रेजेंटेशन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 18।
मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 है सर। मिसरिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें हैं सर। व्हाट आर द थ्री थिंग्स? अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स, विच फॉर फॉल्स वुड कंस्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इन्फॉर्मेशन ही पोजेस। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया था, मैंने गाड़ी तुम्हें बेची है और गाड़ी मैंने तुम्हें झोल मार के बेची है और तुमने आगे वही गाड़ी का पॉइंट बोल के आगे बेचा है, तो तुमको पता ही नहीं था, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही नहीं थी। ओके वो सही नहीं थी। व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग एडवांटेज टू हिम। तो ओके मैंने तुम्हें वादा किया था, मैं पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, मेरा इंटेंशन डिसीव करना था ही नहीं, लेकिन मुझे भाई ब्रीच हो गया। ओके देन अल्टीमेटली मुझे फायदा हुआ, तो तुम बोलोगे नहीं फ्रॉड हुआ, तुम्हें फायदा हो गया। ऐसा नहीं है, फ्रॉड नहीं हुआ। ओके मिस रिप्रेजेंटेशन। And next point is when party causes even to done innocently the other party to integrate to make a mistake of a subject matter, जिसका मैंने बताया था कि मिस्टेक का भी कॉन्सेप्ट कवर्ड है। तो जब मिसरिप्रेजेंटेशन आएगा तो तीन चीजें ध्यान रखना, तीन चीजें मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगी। कौन सी आएगी? पहला, ओके आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो सही नहीं थी और आपने वो रिप्रेजेंट किया। सेकंड, आपने प्रॉमिस किया विद द इंटेंशन टू परफॉर्म इट लेकिन वो ब्रेक हो गया। और तीसरा पॉइंट, मिस्टेक हुआ है। और मिस्टेक कौन सा हुआ है? इनलेटरल मिस्टेक हुआ है, बायलैटरल मिस्टेक नहीं हुआ है। वैसे बायलैटरल मिस्टेक तो वाइड ही था, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके सर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये इजी से आंसर था, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस फिजिकली फोर्स या थ्रेट किया, मेंटल प्रेशर लाया। फॉरबिडन बाय आईपीसी है, फॉरबिडन बाय आईपीसी नहीं है। नॉट नेसेसरी रिलेशनशिप, ओके सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। ओके यहाँ पर स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसने किया, यहाँ पर जो भी है पार्टीज नहीं किया जाना चाहिए। एग्जांपल, कोर्शन करने वाला, तुम्हें धमकी देने वाला मैं नहीं रहूंगा लेकिन मैंने गुंडे अपॉइंट किए होंगे, क्या क्वेश्चन गुंडे से भी आ सकते हैं? यस ओके तो भाई यार यहाँ पर स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिसने क्वेश्चन किया। सर वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, आइदर वाइडेबल और द कोर्ट में सेट असाइड और एनफोर्स मॉडिफाइड फॉर्म। मैंने आपको बताया इसमें 19A वाला कॉन्टेक्स्ट है। सर यहाँ पर जो भी बेनिफिट मिले होंगे, रिस्टोर बैक द कोर्ट एट डिस्ट्रिक्शन रिटर्न द बेनिफिट होल और पार्ट डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये भी तीन चीजें एकदम क्लियर है। हाइडिंग द ट्रूथ, ओके नो सच इंटेंशन। नॉलेज ऑफ द पर्सन, सजेशन बिलीव दैट अनट्रू है, जब पर्सन है उसको लगता था ये ट्रू है, वो ट्रू नहीं है लेकिन उसको लग रहा था ट्रू है। यहाँ पर रेप्यूटेड एंड क्लेम डैमेजेस, यहाँ पर खाली रेप्यूटेड कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, ओके बट नॉट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। किसमें डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते? ओके किसमें? अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन 19 के अंदर अगर डैमेजेस क्लेम करना है तो आपको कौन सा सेक्शन जाना पड़ेगा? कौन सा सेक्शन जाना पड़ेगा बड़ी? ओके नहीं 73, ये याद रखिए। ओके 73 में डैमेजेस क्लेम होंगे, 19 में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो और डैमेजेस का कैलकुलेशन 73 करेगा। दिमाग में डालना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके क्योंकि अभी आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ोगे ना, चैप्टर वाइज देखोगे नहीं ना आप, क्वेश्चन सिलेबस वाइज होगा ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा होगा भाई यार पर फ्रॉड हुआ और डैमेजेस कैलकुलेट करके बताओ, पहला पॉइंट कैन ही क्लेम डैमेजेस 19 पर डैमेजेस कैलकुलेशन 73। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये होने के बाद लास्ट पॉइंट है, पार्टी टू फ्रॉड एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अपने आपको बचा नहीं सकता कि गलती हो गई, अरे यार फ्रॉड था पर गलती हो गई, झूठ बोला, जानबूझ कर झूठ नहीं बोला, अरे अनजाने भी झूठ बोला, अरे वाह। ओके मतलब मान कसम तुम फ्रॉड कर रहे हो, जानबूझ कर नहीं बोला। और यहाँ पर प्रायोरिटी कैन ऑलवेज प्लीड कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को मालूम ही नहीं था। आप जब आगे गाड़ी बेचोगे आप बोलोगे मेरे को मालूम ही नहीं था कि अमित ने मेरे को ऐसी गाड़ी बेची है, और अमित के पास आएगा, मैं नहीं बोल सकता अरे मुझे मालूम नहीं था गाड़ी ऐसी, अरे गाड़ी तेरी है, तू चला रहा था, तू बोल रहा है। ओके तो भाई साहब ये रहेगा। आई होप क्लियर भाई। मिस्टेक में तो आपको ध्यान रखना है 21, 22, 23 कैसे लेना है। 21 ओके मिस्टेक कौन सा लॉ, मिस्टेक 20 कौन सा है? मिस्टेक बायलैटरल। 21 कैसा है? मिस्टेक ऑफ लॉ। और 22 कौन सा है? यूनिलैटरल। 22 में कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं हो सकता, यूनिलैटरल में याद है ना भाई, बायलैटरल मिस्टेक में वाइड। और भाई मिस्टेक ऑफ लॉ में दो लॉ है, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में वाइड नहीं हो सकता, फॉरेन लॉ में वाइड होगा। क्लियर है बड़ी? ओके बस खत्म। मिस्टेक ऑफ लॉ 21, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू गेट एनी लीफ इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, द एग्रीमेंट इज वाइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल है, वाइड करिए। यूनिलैटरल है, वाइडेबल नहीं है, बात खत्म। यूनिलैटरल है तो तुम्हारी गलती है, तुम देख लो भाई, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ओके ये हो गया आपका सेक्शन 22। भारत माता की झेपा। अब आते हैं सेक्शन 23 और 24 की तरफ, और ये लिस्ट लंबी है, इसमें लिस्ट ही याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और लिस्ट और इसके गारंटी मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा जो पेज है ना, इसमें 100% एक पे ही क्वेश्चन आएगा, सब पॉइंट पे क्वेश्चन आने वाले ही नहीं है ना। ये पूरा क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके एक पे क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हर एक चीज सुन के क्लोज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पॉइंटर देख के ऑलमोस्ट मोटा मोटी याद आ जाना चाहिए। ओके एक हाथ 19-20 होगा, बट पॉइंटर से कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 23, जहां पर ओके लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन वो लीगल होने चाहिए। तो सेक्शन 23 क्या बोलता है? ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेयर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल। सर पहला क्या सिनेरियो है? व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ये तो कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, मारा मारी करना। ओके मैं तुझे मारा मारी दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा 40 लाख, तू उसको मार के आ जा। Okay, constitution is forbidden by law. Second point, when constitution or object of such nature that is permitted would defeat the
प्रोविजन लॉ ऑफ लॉ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद है कि भाई यार यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था, भाई मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता था, ओके, मैं कुछ लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि मैं, मेरे को मना किया था, किसने मना किया था, लॉ ने। अब मेरे बिहाफ पे विनोद सर ने अप्लाई कर लिया और वो लाइसेंस मेरे लिए रहा, क्या सही रहेगा, क्या नहीं, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, तो विनोद सर का भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बिकॉज वो कंसेशन क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। विनोद सर बोलेंगे अरे मेरे को किधर प्रोहिबिशन है, अरे पर विनोद सर इज लाइक एन एजेंट फॉर अमित तातेड़ ना, तो अमित तातेड़ के लिए अनलॉफुल था ना, ओके, ये पॉइंट है। तो इफ इट इज परमिटेड, अगर विनोद सर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मां कसम ये प्रोविजन ऑफ लॉ डिफीट कर लेगा। आई होप क्लियर है बड़ी। तो पहले दो दो फ्रॉड याद आएगा रटने के लिए। नेक्स्ट दो पॉइंट, ओके, व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट, ओके, फ्रॉडलेंट वाला पॉइंट है, ओके, चोरी का माल है, अपन तीनों मिलकर डिवाइड करते हैं, देखते हैं 1/3 1/3 1/3 होएगा, और बाद में मैं देता ही नहीं तुम्हें चोरी करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगला पॉइंट, व्हेन इट इज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर आपको याद है यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें लोन दिया और एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज किया, ओके रोहन, मैंने लोन दिया था इसको, ओके, और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लोन देने का, ओके, एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट का क्या था, रोहन है ना लोन चुका ही नहीं पाए या इंटरेस्ट चुका नहीं पाए और अल्टीमेटली मेरा नौकर बने, ओके, तो मेरा मेन एजेंडा क्या था, इंजरी टू पर्सन, ओके, इंजरी टू पर्सन रहेगा तो ये पॉइंट रहने वाला है बड़ी। तो कंसेशन क्या है, अनलॉफुल। तो इमेजिन करो अभी रोहन ने पैसा चुकाया नहीं और मैंने रोहन को बोला चल नौकर बनेगा, ओके, रोहन कोर्ट में गया, बोले मैं परफॉर्म नहीं करेगा, कोर्ट में गया, जैसा हमने कहा बोला कंसेशन इज अनलॉफुल, ओके, इंटरेस्ट रेट को कम करो, रोहन चुका देगा। दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट वर्क्स। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो नेक्स्ट दो पॉइंट आपके लिए आ गया, नेक्स्ट दो के बाद आपके लिए दो आ गया, दैट इज कॉल्ड इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल का तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को एग्जांपल देना याद करना चाहिए, ओके, भाई साहब ओजस ने एक मैडम जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई थी उनको बोला आप डाइवोर्स लीजिए, ओके, मैं आपके साथ शादी करूंगा, ओके, और मैडम ने डाइवोर्स लिया लेकिन इसने इसके बाद शादी नहीं की, या तो मैडम ने पैसे लेके इसके साथ शादी नहीं की, आइदर ऑफ इट, ये दोनों कंसेशन हुआ, तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, यस, क्योंकि कंसेशन क्या है, अनलॉफुल, इट इज इमोरल, राइट, इट इज अनलॉफुल बिकॉज इट इज इमोरल। एंड अगला पॉइंट आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आपको देखना होगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इंडिविजुअल पॉइंट लेने हैं। तो पहले दो 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 कैसे याद रखोगे, पहले दो, ओके, अनलॉफुल फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, नेक्स्ट दो पॉइंट फ्रॉड एंड इंजरी टू पर्सन, नेक्स्ट दो पॉइंट इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये 6 पॉइंट याद रहते हैं सेक्शन 23 की। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के लिए 8 पॉइंट याद रखेगा, ओके, तो सबसे पहले 8 पॉइंट में, ओके, यू आर ट्रेडिंग विद एनिमी, ओके, ये भाई खत्म है। अब देखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ जैसा कॉन्सेप्ट है बड़ी, ओके, अगला पॉइंट आता है स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। आई होप याद होगा आपको सर, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब क्या, मेरे अगेंस्ट जो ने जो केस किया उसको ड्रॉप कर दे, ओके, उसको बोलते हैं स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। यानी ये कैसे किया जाता है, पैसे देके मैं मेरे अगेंस्ट के केस ऑलरेडी हो गया है, जज साहब को मैं पैसे दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मेरे अगेंस्ट का केस ड्रॉप कर दो, पुलिस को मैं पैसे दे रहा हूं मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर लिखी है वो ड्रॉप कर दे, दिस इज कॉल्ड स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। इमेजिन करो आप पुलिस है, ओके, मैंने आपको बोला था मेरे अगेंस्ट का केस ड्रॉप कर दो, मैं आपको 10,000 दूंगा, आपने केस ड्रॉप कर दिया, अब 10,000 दे नहीं रहा हूं, आप कोर्ट में गए, बोले यार मैंने केस ड्रॉप किया 10,000 नहीं मिल रहे, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। लेकिन अगर आपको इसमें एग्जांपल याद होगा, एक्सेप्शन क्या था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अगर लॉ ने ही बोला है कंपाउंडिंग कर सकते हो, कंपाउंडिंग मालूम है ना, कंपाउंडिंग अल्टीमेटली इंटरेस्ट तुम्हारा किसमें, पैसों में, तो पैसे ले लो ना यार, पैसे लेके खत्म करो ना मैटर, ओके, पैसे लेके मैटर खत्म हो रहा है, कोर्ट का भी टाइम बच रहा है, लॉयर का भी टाइम बच रहा है, सबका टाइम बच रहा है, तो खत्म है ना मैटर। ये कंपाउंडिंग अगर लॉ परमिट कर रहा है, क्या ये स्टिपलिंग और प्रोसिक्यूशन माना जाएगा, नहीं, इस केस में केस हो सकता है, ओके, इस केस में केस हो सकता है और सक्सेसफुल भी माना जाएगा। तो सेकंड पॉइंट स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, एवरीबॉडी क्लियर। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब क्या करने का, कोर्ट मेरे अगेंस्ट जो केस हुआ है उसको ड्रॉप करने का, याद रखना, क्योंकि ये किससे ये इससे प्रॉब्लम होगा, किससे, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस एंड स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, दोनों के केस में एकदम सिंपल सा पॉइंट है, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन में ड्रॉप कर दो और इंटरफेरेंस में, ओके, हाँ, मेरे लिए फेवर में तुम आंसर दो, यानी मैं पैसे दे रहा हूं और मेरे फेवर में आंसर दो, या हियरिंग डिले कर रहा हूं, ओके, मैं गवाह को मैं मना कर रहा हूं, मत आ, पैसे दे रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, ओके, तो याद रखना, ड्रॉप करना स्टिफलिंग, मैं मेरे फेवर में सुनाना या मेरे फेवर में सब करना इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। एवरीबॉडी क्लियर, ओके, याद रखना। मेंटेनेंस एंड टेम्परिटी, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। मेंटेनेंस क्या था, मेंटेनेंस में किसी को, मैं सी पर्सन को पैसे दे रहा हूं ताकि वो बी के साथ केस फाइट कर सके और वो जीत जाए, ओके, मेरा इंटेंशन ये मेंटेनेंस, ओके, मेरा इंटेंशन आउटकम में कुछ भी नहीं है। टेम्परिटी में क्या होता है, ओके, मैं सी को पैसे दे रहा हूं ताकि वो बी के अगेंस्ट जीते और जो जीती हुई रकम है उसमें से मेरे को कुछ 10% 20% दे सके, ओके, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, यस, लेकिन अगर मेंटेनेंस का एग्रीमेंट सामने वाली पार्टी बी की डैमेज करना है तो ये वैलिड नहीं है। या चैम्पर्टी, अगर ये बहुत बहुत ज्यादा पैसा ले रहा होगा तो ये वैलिड नहीं है। एग्जांपल, मैंने सी को बोला तू जीतेगा उसकी 95% की रकम मेरे को देनी पड़ेगी, ये चैम्पर्टी वैलिड नहीं है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अगला पॉइंट, ट्रैफिकिंग विद रिलेट टू पब्लिक ऑफिसर्स एंड टाइटल। आई होप ये तो पॉइंट क्लियर ही होगा। अगर पब्लिक ऑफिसर्स टाइटल यानी जो भी गवर्नमेंट की पोजीशन है उसको तुमने पैसे दिए और उसको बोला जल्दी रिटायर हो जा, ओके, और उसके बाद वो रिटायर नहीं हो रहा है
ओके तो तुम पैसे वापस ले नहीं सकते, या तो आपने प्रॉमिस किया उसने रिटायर हो गया तुमने पैसे नहीं दिए, वो भी पैसे ले नहीं सकता क्योंकि ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस है। ओके आई होप ये याद होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर को पैसे दिए वगैरह वगैरह दिए, ये डिस्कशन पॉइंट में आ जाता। ओके ये इजी आंसर है। एग्रीमेंट टू क्रिएट ट्रेंड टू क्रिएट मोनोपोलिस, क्या ये एग्रीमेंट वॉइड रहेंगे? आंसर इज यस, लेकिन याद रखना मोनोपोलिस ऐसे होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, ओके मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल रहे हैं, यानी हम लोग किसको नुकसान में डाल रहे हैं? कस्टमर। अगर कस्टमर को नुकसान में डालना है, ओके एग्जांपल इसमें था कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाईज, तुमने दो कंपनी थी ऑक्सीजन कंपनी जिन्होंने कंबाइन कर लिया और प्राइस रेट हाई कर दी है, ओके सफर कौन हुआ? कस्टमर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड रहेंगे? वॉइड। ओके मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, आई होप ये तो पॉइंट क्लियर है। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, शादी किया हो उसके जो ब्रोकर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गए, लेकिन आपको मैंने बताया था मैरिज ब्यूरो वैलिड है। मैरिज ब्यूरो क्या करते हैं? ओके क्या वो ब्रोकरेज करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वैलिड, वो वॉइड है या वैलिड है? वैलिड है। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ओके अगर प्रेम को मैंने बुलाया था प्रोजेक्टर खरीद लेना, ओके तो प्रेम एक पार्टी के साथ करता है, बोलता है प्रोजेक्टर खरीदने को रेडी हो, लेकिन 40,000 का प्रोजेक्टर 50 में बता, और 10,000 को कौन लेगा? प्रेम लेगा। ये इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन है, यानी अगर मैं प्रेम पे विश्वास रख रहा हूं और प्रेम को मैं काम बोल रहा हूं, तो मेरा प्रेम का काम क्या होगा? उसने किसके फेवर में काम करना चाहिए? ऑब्लिगेशन, जो उसका ऑब्लिगेशन उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उसके अगेंस्ट काम किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके और कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, अगर आपको याद होगा, ओके इसके साथ में एकदम तोड़ याद रखना। ओके सेक्शन भाई साहब सेक्शन 57 और 58 ये भूलना मत, इसके साथ वाले सेक्शन है। सर क्या है? कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, यानी एग्जांपल मैं बोल रहा हूं भाई, ओके तू मुझे ओके 1 kg राइस और 1 kg राइस एंड 1 kg कोकीन ये देने वाला है, ओके 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए। नाउ द कंसिडरेशन विल बी इन पार्ट, ओके कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, अनलॉफुल इन पार्ट, कोकीन इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लेकिन अगर 57 58 याद है, 57 में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स थे दो, जिसमें से एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट अनलॉफुल है, एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट लॉफुल है। क्या इसमें अनलॉफुल वाला परफॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन लॉफुल वाला परफॉर्म कर सकते हैं, यस। एंड 58 में अल्टरनेट प्रॉमिस है, जिसमें मैंने बोला था मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए के लिए या तो 1 किलो राइस दोगे, नहीं तो 1 किलो कोकीन दोगे। 1 किलो कोकीन और है, और समझा? तो 1 किलो कोकीन वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 किलो राइस वाला वैलिड रहेगा। दिस इज योर सेक्शन पॉइंट। तो याद रखने का जब भी 24 पड़ेगा, ये सेक्शन 24 है, 24 के साथ 56 57 एंड 58 ये दो सेक्शंस कभी भी साथ में रखने चाहिए। ओके जिसके बिना ये लॉजिक पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके लॉजिक में। अच्छा 57 का मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंने ओमनी कार तुम्हें बेची थी, ओके 50,000 में, और मैंने बोला किडनैपिंग के लिए यूज करोगे तो 20,000 एक्स्ट्रा देना। तो 50,000 वाला कर सकते हो, लेकिन किडनैपिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। घर बेचा मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए में, ओके और मैंने बोला गैम्बलिंग के लिए यूज किया तो भाई 20,000 एक्स्ट्रा दो। 20,000 वाला परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन 1 लाख वाला घर बेच सकते हैं। आत्मा क्लियर है? एंड इसके बाद दे रहा आता है सेक्शन वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत है, बहुत आसान से पॉइंट है। ओके भाई साहब 26 से लेकर 30 बहुत इजी आंसर है। पहले बात करते हैं 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन नहीं फिर अनसर्टन, एंड लास्ट पॉइंट है वेजरिंग। पहले बात करते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मैं किसी को शादी करने से रोक नहीं सकता अनलेस अनटिल वो माइनर है। तो अगर भाई साहब ओके कोई लड़की के पापा ने तुम्हें पैसे दे दिए और बोला भाई मेरी बेटी से दूर हो जा, कितने पैसे लेगा, और तूने 50 लाख ले लिया और बोला मैं दूर हो जाऊंगा, और बाद में तू वापस उसकी बेटी से शादी करता है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। एवरीबडी क्लियर? अनलेस अनटिल द कॉन्ट्रैक्ट इज किसके साथ रोकने के लिए, किसको है? माइनर। माइनर का रोकेगा, बात खत्म है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड यानी तू मेरे जैसा, मतलब मैं तुझे बिजनेस करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। अगर आपको याद हुआ, अगर मैंने गुडविल बेचा, मैंने अपना फॉर्म बेच दिया, बात खत्म। मैं तुझे, तू मुझे रोक सकता है भाई? तूने पैसा उसी के लिए दिया है कि भाई अगला बिजनेस मत करना। पार्टनरशिप में ओके एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड रहता ही है। एग्रीमेंट पार्टनरशिप छोड़ने के बाद भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड रहता ही है। एम्प्लॉई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। अगर मैं बाई चांस मैं एक्सपर्ट का एम्प्लॉय हूं और भाई मैं अपना कुछ बिजनेस नहीं चालू कर सकता, विनोद सर ये डाल सकते कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। याद रखना मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है क्लास में, इसके एक्सेप्शन ये पॉइंट है। आई होप शिपिंग बड़ी ओके ये पॉइंट याद रखने के। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आई होप आपको याद होगा लीगल प्रोसीडिंग में क्या होगा। दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि पहले वाले दो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस एंड लीगल प्रोसीडिंग, मां कसम और रिस्ट्रेंट इन ट्रेड पूरी ठुक जाती है, अपन कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते। तो याद रखना इधर एक भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट विनोद सर का कॉन्ट्रैक्ट है और किसके साथ? प्रशांत सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सुन ले मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में सब क्लियर कर दूंगा। विनोद सर का कॉन्ट्रैक्ट है प्रशांत सर के साथ, और प्रशांत सर को बोला हुआ विनोद सर ने ओके अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में
में नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन एग्रीमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग वैलिड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड, और प्रशांत सर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ओके अगर विनोद सर ने बोला होगा तू कोर्ट में नहीं जाएगा, लेकिन हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। क्या अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है, यस। फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे प्रशांत सर, फिर क्या करेंगे, प्रशांत सर और विनोद सर का जो भी प्रॉब्लम आएगा, ब्रीच आएगा, वो आर्बिट्रेटर सॉल्व करेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन इसके साथ में और चर्चा का विषय और एक क्या आता है सर, और एक चर्चा का विषय यह आता है ओके जब विनोद सर ओके प्रशांत सर मुझे लॉयर अपॉइंट करना चाहते, क्या अपॉइंट करना चाहते हैं, लॉयर, और प्रशांत सर मुझे लॉयर अपॉइंट करना चाहते हैं, और विनोद सर आते हैं बोलते हैं अमित ओके 80 एक काम कर, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, प्रशांत का केस मत ले, प्रशांत सर का केस मत लेना। और जब मैं ये ओके कर देता हूं, मैं प्रशांत सर का केस नहीं लेता और विनोद सर 5 लाख रुपए नहीं देंगे, क्या एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, यस। पर ये एग्रीमेंट किस में है, ओके इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्योंकि मुझे ट्रेड करने से रोक रहा है। ओके यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट है, यानी अगर मैंने 5 लाख रुपए ले लिया और उसके बाद भी प्रशांत सर का केस लड़ा तो भी चलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेगा। आत्मा क्लियर है? लेकिन ओके विनोद सर गए ओके किसके पास, सुशील भंडारी सर के पास, और ये कौन है, ये जज है, जज है या पैनल पे बैठे हुए आदमी है, पैनल पे बैठे हुए वो जज, मतलब ये डिसीजन देने वाले हैं। ओके विनोद सर और प्रशांत सर के इसमें ये डिसीजन देने वाले हैं, और इन्होंने सुशील सर को बोला एक काम करिए ओके मैं 5 लाख देता हूं, ओके भाई साहब आप ये केस मत सुनिए, सुनवाई मत करिए, और जज साहब ने ये केस ले लिया और सुनवाई नहीं की, तो सर ये क्या होगा, ओके दिस इज नथिंग बट एग्रीमेंट इन इंटरफेरेंस विद जस्टिस। इज द पॉइंट क्लियर? ओके ये पॉइंट ध्यान रखना। और विनोद सर ओके प्रशांत सर ने केस फाइल किया पुलिस के सामने, सर पुलिस के सामने केस फाइल किया, ओके विनोद सर पुलिस के पास गया और बोला भाई ये 5 लाख रुपए लो और मेरा केस ड्रॉप कर दो, तो ये क्या हुआ, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। आई होप सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए इसी कंटेक्स्ट में, नटशेल में सारा क्लियर हो जाना चाहिए, और इसी एग्जांपल से आपको क्या अवॉइड करना क्या नहीं करना ये लॉजिक बैठ जाना चाहिए। आई होप भारत माता की झिपिंग बड़ी। एंड लास्ट कौन, अच्छा अनसर्टेनिटी लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेक्शन 29 में अनसर्टेन रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेगा, बट लेकिन अगर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आ रही होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा। एग्जांपल मैं खाली एक ही ऑयल में ट्रेड कर रहा हूं, एक ही ऑयल में ट्रेड कर रहा हूं, और आपने बोला मेरे को 5 लीटर ऑयल चाहिए, तो एक ही ऑयल में तो एक ही ऑयल वही रहेगा ना रे, तो एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। भारत माता की झेप रह गया। एंड लास्ट पॉइंट है वेजरिंग एग्रीमेंट। सर वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या? वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट विनिंग एंड लूजिंग। यहां पर मेन एजेंडा क्या होता है? बेटिंग करने का। पार्टीज कितनी होती है? 2। ओके इवेंट कौन सा होता है? अनसर्टन। ओके और वो अनसर्टन इवेंट अगर हो गया तो एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, अगर अनसर्टन इवेंट नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी। उसके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वेजर थे, आई होप याद होगा। ओके अगर वेजर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड। ओके और इसके साथ में आपको ध्यान रखना होगा कुछ एग्रीमेंट्स है जो वेजर जैसे दिखते हैं वो वाइड है, कुछ एग्रीमेंट है जो वेजेस से दिखते हैं लेकिन वाइड नहीं है। उसकी लिस्ट आपको याद रखनी है, लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला कौन सा ट्रांजैक्शन बेटा? लॉटरी। दूसरा कौन सा? क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिटर्स। लेकिन यहां मैं बताऊं कॉम्पिटिशन के इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया क्रॉसवर्ड पजल, अगर यहां पर एक याद होगा तो ये क्रॉसवर्ड पजल इज एन एक्ट ऑफ माइंड, मतलब गेम यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पजल मैच हो रहा है जो एडिटर का सॉल्यूशन है, याद आ रहा है बड़ी, एडिटर के सॉल्यूशन से मैच हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा क्योंकि ये वेजर हो गया। ओके क्योंकि एडिटर के इसमें मैच हो रहा है, याद आएगा बड़ी। लेकिन अगर क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें आपका टैलेंट लगता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होंगे? नहीं। यहां पर तो प्राइज मनी मिलेगी लेकिन प्राइज मनी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 1000 रुपए से। 1000 रुपए के ऊपर भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन इस केस में 1000 रुपए लिखा हुआ है उस हिसाब से ध्यान रखना। ओके अगला पॉइंट है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। अगर ये स्टॉक मार्केट का ट्रांजेक्शन है तो वैलिड है, लेकिन ये आउटसाइड मार्केट है तो ओके वैलिड नहीं है। ओके विदाउट डिलीवरी ये कॉन्टेक्स्ट आता है। हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन वाइड है अगर अमाउंट 500 के नीचे है, 500 के ऊपर है तो वेजरिंग नहीं है। याद है बड़ी? ये 4 है। ट्रांजेक्शन विच इज रिसिबलिंग टू वेजरिंग एग्रीमेंट बट आर नॉट वाइड। सर कौन से? चिट फंड। दूसरा कमर्शियल ट्रांजेक्शन एज ए शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलीट ये कब तक है? 1000 रुपया, 1000 रुपये तक वैलिड है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आई होप याद होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट का डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नथिंग बट इंडेमनिटी, याद आया बड़ी। ओके पर वेजरिंग है भाई पैसा, प्रेज, मनी वर्थ और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन क्या होता है? प्रीमियम एंड कंपनसेशन अमाउंट, याद है ना बड़ी। इसमें कोई कंसेशन ही नहीं होता है, जीतेगा हारेगा बात खत्म होता है। तीसरा इंश्योरेबल पॉइंट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी, यहाँ पर बेटिंग है, बेट में इंटरेस्ट होता है, याद आया बड़ी। Okay, except life insurance indemnify the loss. Loser has to pay fixed amount on happening of uncertain event. Valid and enforceable है, void and unenforceable है। Scientific and actual calculation किया जाता है? No कोई calculation, भगवान भरोसे है। बरसात आई तो 5 लाख रुपए, अरे काय के लिए 5 लाख रुपए? लेकिन बरसात आई और तुम्हारे खेती का नुकसान नहीं हुआ तो पैसा, तो फिर वैलिड एंड साइंटिफिक होगा। ओके फिर भाई ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, दिस आर नॉट बेनिफिशियल, दिस आर अगेंस्ट द सोसाइटी। भारत माता की जय। यूनिट 3 क्लियर। यूनिट 3 का पॉइंट आई होप ये सबको स्ट्रक्चर वाइज क्लियर रहेगा। भारत माता की जय। तोड़ मारे।